गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। से पब्लिक स्कूल अरुआ की एसएस क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में आपको केंद्र सरकार की एक अंग व्यवस्थापिका और व्यवस्थापिका में संसद के गठन की पूरी प्रक्रिया, लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया। उसके अलावा एक वीडियो हमारी संसद की कार्यवाही शक्तियों पर आधारित थी। संसद की कार्यवाही शक्तियां क्या हैं? तो संसद की जो कार्य शक्तियां हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। उसी में संसद की जो पावर है, संसद की जो शक्तियां हैं, उनमें लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनी है। तो उन्हीं वीडियो में हमने ये देखा कि लोकसभा की और राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं, क्योंकि जो संसद की शक्तियां हैं वो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है संसद। और जो संसद की शक्तियां हैं वो लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां, लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां हैं वही संसद की शक्तियां। पिछली वीडियो में हम लोकसभा राज्यसभा की शक्तियों को एक जगह देख रहे थे। अब हम इस वीडियो में थोड़ा ये देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, जिससे संसद की शक्तियां मिलकर बनी हैं, लेकिन फिर भी हमने एक समान रूप से लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां देखी थी, लेकिन कुछ अंतर इन दोनों की शक्तियों में है। ठीक है, हम यहां पे चल रहे थे। तो लोकसभा की और राज्यसभा की शक्तियों में क्या अंतर है, यानी कि राज्यसभा कहां पर अधिक पावर ले रखी है राज्यसभा ने लोकसभा से, और लोकसभा ने राज्यसभा से कहां पर अधिक पावर ले रखी है। तो हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के पास में एक तो है वित्तीय शक्ति। कौन सी है बच्चों? वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के पास में यह शक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा में ही लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जब धन विधेयक लाया जाता है तो धन विधेयक को मंजूरी देता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है बेटा। और जो धन विधेयक है वो पहले लाया जाता है किसमें? प्रथम सदन लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। यानी कि वित्त मंत्री जो होता है वो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले एक बजट तैयार करता है। तो वो बजट जो लाया जाता है वो पहले कहां लाया जाता है? लोकसभा में। ठीक है। और लोकसभा से पारित होने के बाद वो जाता है कहां पर? द्वितीय सदन राज्यसभा को भेज दिया जाता है। ठीक है। तो पावर किसकी हो गई वित्तीय शक्ति में? लोकसभा की। किसकी पावर हो गई? लोकसभा की। राज्यसभा के पास तो पावर क्या थी? क्या है कि भाई 14 दिन तक वे विचार विमर्श वहां में कर सकें। जब उनके पास धन विधेयक जाएगा तो वो 14 दिन तक उस पर विचार करेंगे और संशोधन के लिए कहेंगे। हो सकता है वो संशोधन के लिए कहें या उसे पारित कर दें। संशोधन के लिए कहते भी हैं, लोकसभा से लौटाते हैं। तो ये लोकसभा पर निर्भर करता है कि वो संशोधन करे या ना करे। ठीक है। या एज इट इज ऐसे ही विधेयक को फिर से भेज दे। धन विधेयक जो है उसको फिर से ऐसे कैसे ही भेज दे। इस बार राज्यसभा को वो उसे पारित करना ही होता है। तो ये गौण शक्ति है, बहुत कम शक्ति है, यानी कि विशेष शक्ति लिए हुए लोकसभा। एक शक्ति होती है उसके पास में प्रशासनिक। लोकसभा के पास में प्रशासनिक शक्ति। हालांकि हमने ये दोनों शक्तियां एग्जाम में पढ़ी थी, एक साथ पढ़ी थी। ठीक है। प्रशासनिक शक्ति क्या है? सुपर पावर में फिर भी यहां पर लोकसभा ही है, क्योंकि हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो हमारे यहां पर मंत्री परिषद होती है, मैंने इसीलिए इस डायग्राम को बनाया है कि जो मंत्री परिषद है, ठीक है, प्रधानमंत्री और उसकी एक मंत्री परिषद होती है। ठीक है बेटा। ये मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री रहे। मैं आपको यहां पे ये भी बता देता हूं। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से रहे में? कैबिनेट मंत्री। कौन कौन से रहे बेटा? कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। कौन से होते हैं? उप मंत्री। तो ये 3 प्रकार के मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है। ये जो मंत्री परिषद है
इसमें भी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, इनसे मिलके बनता है क्या? मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्री क्या बनाते हैं? मंत्रिमंडल। और ये जो मंत्रिमंडल है वो व्यवहार में संसद के किस सदन? लोकसभा, यानी संसद का जो प्रथम सदन है लोकसभा, इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसमें व्यवहार में देखा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य तो क्या कर सकते हैं? इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन इन्हें पद से नहीं हटा सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा भंग तो मंत्रिपरिषद भी भंग, यानी मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। और लोकसभा के सदस्य ही इन्हें क्या कर सकते हैं? एक तरह से पद से हटा सकते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल है उसको भंग कर सकते हैं। तो उनकी किसके हाथ में होता है? ये लोकसभा के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये दो पावर है, वित्तीय शक्ति और प्रशासनिक शक्ति के रूप में लोकसभा के पास में अधिक पावर है। तो अब हम बात करेंगे कि राज्यसभा के पास में क्या अलग है लोकसभा से। भाई और में तो कॉमन है, भाई और सब में तो क्या है? कॉमन है, लेकिन यहां पर लोकसभा दो मामलों में ज्यादा आगे निकल गई है, वित्तीय शक्ति और प्रशासनिक शक्ति को लेकर। लेकिन अब बात करते हैं कि राज्यसभा के पास में विशेष अधिकार क्या हैं। तो वो विशेष अधिकार राज्यसभा के पास में क्या हैं वो हम यहां पर देखते हैं। विशेष अधिकार यानी कि जो लोकसभा से हटकर है राज्यसभा के पास में, वो आपको ध्यान रखना है। जब भी लोकसभा की शक्ति आएंगी उनमें, हालांकि राज्यसभा के साथ ये राज्यसभा में भी ये शक्ति आ रही है, लेकिन ये गौण शक्ति है उसके पास में। ठीक है, यहां पर तो वो क्या कर रहे हैं भाई? 14 दिन तक विधेयक पे विचार विमर्श करें। यहां पे क्या कर रहे हैं? वो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, किसी मंत्री को पद से हटा नहीं सकते। ठीक है बेटा, तो वो राज्यसभा की शक्ति में आएगी, गौण में आ जाएगी। ठीक है, यहां पर लोकसभा की में तो आएगी, लेकिन ये विशेष जो अधिकार हैं वो लोकसभा के पास नहीं है, राज्यसभा की शक्ति में ये विशेष अधिकार आएंगे। वो आपको ध्यान रख लेना बेटा। विशेष अधिकार कौन कौन से? एक तो है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के हिसाब से क्या है कि जो राज्य सूची है, राज्य सूची में मैंने आपको बताया भाई संघ सूची होती है। एक कौन सी सूची होती है? संघ सूची। एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची, एक होते हैं अवशिष्ट विषय। ये तो संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर तो केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची या केंद्र सूची कहिए इसको। ठीक है बेटा, अब क्या है? राज्य सूची में जो विषय है जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास में? राज्य के विधानमंडल के पास में। राज्य सरकार में जो विधानमंडल है उस विधानमंडल के पास में कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची में मैंने आपको बताए थे लगभग कितने? 67 विषय थे। कितने बताए? 67 विषय। अब इसमें से क्या है? कोई भी एक काम को राज्यसभा के को लगता है कि ये राष्ट्रीय महत्व का है। किस महत्व का है? राष्ट्रीय महत्व। और जब राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो राज्यसभा क्या करती है? उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करके कानून बनाने का अधिकार किसको दे देती है? संसद को दे देती है। किसको दे देती है कानून बनाने का अधिकार? संसद को देती है। और उसके बाद उस पर कानून कौन बनाता है? संसद। तो ये विशेष अधिकार हो गया राज्यसभा के पास में। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची का कोई विषय है, उसे राष्ट्रीय महत्व का होने के कारण उसे संघ सूची में शामिल कर सकती है, और संसद को इससे क्या होता है? कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। फिर उस पर संसद कानून बनाती है। एक तो ये बात हो गई, एक विशेष अधिकार। दूसरा विशेष अधिकार जो राज्यसभा के पास में होता है वो कौन सा है बेटा? नई अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं, नई अखिल भारतीय सेवाएं
शुरू करने का अधिकार संसद को दे दिया जाता है राज्यसभा के द्वारा। यानी नई अखिल भारतीय सेवाएं शुरू कर सकती है कौन सा सदन? राज्यसभा। संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा, जो नई अखिल भारतीय सेवाएं जैसे RS IAS लेवल की जो ऐसे नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं, कोई और देश के लिए आवश्यकता पड़ती है ऐसी किसी सेवा की, ऐसे किसी विभाग की, तो नई अखिल भारतीय सेवाएं शुरू करने का अधिकार राज्यसभा संसद को देती है। तो ये एक जाई हमने देखा था कि संसद के गठन को हमने पढ़ा, लोकसभा गठन, राज्यसभा गठन, फिर संसद की शक्तियां देखी, फिर हमने उसके बाद में संसद की शक्तियों के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति, क्योंकि संसद इनसे ही मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब हमारा अगला वीडियो जब मैं अभी आपको बना रहा हूं, आपको देखने को मिलेगा, उसमें आप देखेंगे कि भाई संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। तो व्यवस्थापिका का हमारा एंड यहां पे हो जाता है। हालांकि राष्ट्रपति भी व्यवस्थापिका में है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से जो भी कानून पारित हो यानी प्रस्ताव पारित होकर जाते हैं बहुमत से, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून बनते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहां पर नजर आप बना के रखिए, यहां पे देखिए राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का, संसद है व्यवस्थापिका में, और वहां पे लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति विधायिका में भी आ रहा है और राष्ट्रपति आ रहा है आपके कार्यपालिका में। कहां पे आ रहा है बेटा? कार्यपालिका में। तो आपका ये भाग व्यवस्थापिका पूरा हो जाता है। राष्ट्रपति के बारे में हम जो कार्यपालिका है उसमें पढ़ेंगे। जो अगली वीडियो हम आपको देने वाले हैं उसमें राष्ट्रपति के बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त करोगे, किस प्रकार से उसकी निर्वाचन प्रक्रिया है, ठीक है, क्या राष्ट्रपति है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि संघ की जो कार्यपालिका में है वो प्रथम व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति है, यानी कि कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है। ठीक है बेटा, एक तरह से सामान्य जानकारी थोड़ी सी मैं आपको उपलब्ध करा दूं। इसी स्ट्रक्चर के जरिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है। और राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति है नाम मात्र की कार्यपालिका। राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। ये क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है। क्या है बच्चों? वास्तविक कार्यपालिका, यानी प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद क्या है? वास्तविक कार्यपालिका। ये जो कहेंगे, जैसा ये चाहते हैं वैसी सलाह फिर राष्ट्रपति को देते हैं कि आपको ये करना है, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, अनुमति देता है राष्ट्रपति। यानी नाम किसके नाम से होते हैं? काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। कहते कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मिलकर निर्णय करते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास उस मामले को ले जाते हैं। और राष्ट्रपति को एक तरह से कह तो सकते हैं पौने विचार के लिए और सोच लो, लेकिन लास्ट में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं या अनुमति देनी होती है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के जरिए हम बता रहा था आपको राष्ट्रपति की थोड़ी सी सामान्य जानकारी, और राष्ट्रपति के बारे में पूरी निर्वाचन प्रणाली है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।